स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर मृदा दिमाग का। पहले मैंने दूसरा लेक्चर स्टार्ट किया था, लेकिन पहले भाषा केमिस्ट्री और दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए क्या होती है मृदा दिमाग। जीवांश, जीवांश का मतलब हो गया जीव का अंश। जीव जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ क्या है? मृदा के अंदर जो वनस्पति पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, उसकी टहनियां, पत्तियां, वो गिर जाती है। जीव जंतु मरने पर उनका अपघटन हो जाता है। जीव जंतुओं का मलमूत्र वो सारा का सारा कहाँ जमा रहता है? मृदा के ऊपर जमा रहता है। तो मृदा में उपस्थित वनस्पति और जैविक पदार्थ या पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अपशिष्ट मृदा जीवांश पदार्थ कहलाते हैं। दो प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं मृदा में। एक तो जो वनस्पति से निर्मित होते हैं, दूसरे जीव जंतुओं से। मृदा जीवांश पदार्थ क्या है, ध्यान से देख लियो। मृदा में जो वनस्पति और जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। वनस्पति में तो क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी शाखा हो सकती है, पत्तियां हो सकती है, जड़ें हो सकती है, जो खरपतवार होती है उसको भी कई बार हम मृदा में मिला देते हैं। जीव जंतु की बात करें तो जीव जंतु जब मर जाते हैं तो जब वो जमीन के ऊपर गिरे हुए रहते हैं तो लगातार क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं, बहुत प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं मृदा में, जो जीव जंतुओं के शरीरों का अपघटन कर देते हैं, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और वो मृदा जीवांश पदार्थ का निर्माण करते हैं। दूसरा, जो जीव जंतुओं का मलमूत्र होता है वो भी मृदा जीवांश पदार्थ का निर्माण करता है। तो मृत जीवों का अपघटन होने से मृदा जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है। जीव जंतुओं के मलमूत्र से भी मृदा जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है। मृदा जीवांश पदार्थ है वो मिट्टी के ऊपर एक काले भूरे रंग की परत का निर्माण करता है। ये जो मृदा जीवांश पदार्थ होता है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है, सबसे ज्यादा कार्बन होता है। मोस्टली सबसे ज्यादा बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। ये मृदा जीवांश पदार्थ है, इसका लगातार क्या होता रहता है, अपघटन होता रहता है। ये भी और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है, जिससे मृदा के ऊपर एक काले भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस की परिभाषा मोस्ट है, ध्यान से देख लियो। ह्यूमस मृदा के ऊपर मृदा जीवांश पदार्थों की या कार्बनिक पदार्थों की काले भूरे रंग की परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। मृदा के ऊपर मृदा जीवांश पदार्थों के अपघटन से बनी काले भूरे रंग की परत को ह्यूमस कहते हैं। मृदा जीवांश जो जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां वगैरह टाइम जीव जंतु मरते हैं, वो सारे मृदा पे गिरते रहते हैं, उनका लगातार अपघटन होता रहता है। लगातार अपघटन होने से क्या होता है, मिट्टी के ऊपर एक काले भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ये मृदा के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। सबसे ज्यादा उपजाऊ कोई पदार्थ है मिट्टी में, वो ह्यूमस होता है। ह्यूमस है वो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत पे आता है, सबसे ऊपरी परत पे रहेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करें ह्यूमस, इसमें कार्बन की, तो जो खनिज मृदा होती है, ह्यूमस सबसे ज्यादा खनिज मृदा में पाया जाता है। तो खनिज मृदा में कार्बनिक पदार्थों की ह्यूमस की मात्रा होती है वो 0.1 से 5% तक होती है। ये 2018 वाले पेपर में कुछ सुनाया था कि जो खनिज मृदा होती है उसमें जीवांश पदार्थों की मात्रा कितने प्रतिशत होती है।
तो जो खनिज मृदा होती है उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा है, जीवांश पदार्थ की मात्रा आ सकती है, मृदा जीवांश पदार्थ की आ सकती है, ह्यूमस की मात्रा आ सकती है। ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग सभी होता है जैसे 0.1 से 5% तक 2018 पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है खनिज मृदा में जीवांश पदार्थों की कितनी मात्रा पाई जाती है 0.1 से 5% तक। अब हम बात करें मृदा जीवांश के स्रोत। मृदा जीवांश के दो स्रोत है। मृदा जीवांश का दो प्रकार के पदार्थों से बनता है, एक वानस्पतिक, दूसरा जैविक। मृदा जीवांश के स्रोत, मृदा जीवांश के दो प्रकार के स्रोत है। पहला है वानस्पतिक या पादप स्रोत, दूसरा है जीव जंतु या जंतु स्रोत। वानस्पतिक स्रोत की बात करें तो इसमें तीन प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अवशेष, पेड़ पौधों व फसलों के अवशेष। आप सभी को पता है तो पेड़ पौधे होते हैं, तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, बारिश के दिनों में, पतझड़ के दिनों में क्या होती है, पेड़ पौधों की टहनी टूटती रहती है, लगातार पत्ते झड़ते रहते हैं, वो सारे के सारे है वो मृदा के ऊपर जमीन पे आके गिरते हैं। वो जब जमीन पे मिट्टी पे गिरे हुए रहते हैं तो कुछ समय के बाद में लगातार उनका अपघटन होना स्टार्ट हो जाता है। लगातार अपघटन होने से क्या होता है, जो ये पेड़ पौधे के जो अवशेष होते हैं वो मृदा जीवांश में बदल जाते हैं। इसी प्रकार फसलें की बुआई करते हैं तो फसलों की कटाई करने के बाद में भी फसलों का कुछ अवशेष या कुछ भाग होते हैं वो मृदा में बाकी रह जाते हैं, जिसको जुताई के दौरान क्या करते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं तो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। मिट्टी के अंदर जाने के बाद वो मिट्टी से गर्म हो जाते हैं, मृदा जीवांश हो जाते हैं। दूसरा है हरी खाद। हरी खाद का मतलब क्या होता है, फसलों के अवशेष है, जो हरी पत्तियां हैं, कुछ एक फसलें जैसे मूंग, ज्वार, सनई, ये कुछ फसलें होती हैं जिनको जमीन के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट इनकी जो फलियां उनको तोड़ लेते हैं, जो बाकी फसल बच जाती है उसमें हम क्या करते हैं, कल्टीवेटर से या किसी भी जुताई के स्रोत के द्वारा हम क्या करते हैं, जुताई कर देते हैं, जिससे ये सारे मूंग, ज्वार, सनई इस प्रकार की फसलें होती है मिट्टी के अंदर चली जाती है। मिट्टी के अंदर जाने के बाद में क्या होता है, लगातार इनका अपघटन होगा, ये भी किस बदल जाएगी, जीवांश पदार्थ में, ये भी मृदा जीवांश पदार्थ में बदल जाती है। पादप स्रोत दो ही प्रकार के पेड़ पौधे फसलों के अवशेष और हरी खाद का ध्यान रखना है। कुछ एक फसलें हम इसलिए बुआई करते हैं कि वो मिट्टी में खाद के रूप में काम आती है। मूंग हमारे यहाँ बहुत होता है, लेकिन हम मूंग की बुआई करने के बाद में उसकी जड़ों के सहित क्या कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं। कुछ एक सालों में क्या होता है, मूंग की जो फलियां तोड़ी जाती है फिर उसमें कल्टीवेटर चला दिया जाता है, जिससे जो मूंग के पत्ते जड़ें होती है, मूंग में ये ध्यान रख देना, मूंग की जड़ों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। मूंग, मोठ, मार में जो गांठों वाली जितनी जड़ों में गांठ पाई जाती है उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे हम वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे यूज नहीं कर सकते, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में यूज करते हैं। अगर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं वो इन पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर जंतु स्रोत। जंतु स्रोत में क्या है, जंतु स्रोत में जो जीव जंतु है वो मर जाते हैं तो उनके अवशेष। दूसरा, जीव जंतुओं के मलमूत्र। जीव जंतु के मरने के बाद में भी छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, उनका अपघटन करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा जीवांश पदार्थों का निर्माण होता है। तो जीव जंतु होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मलमूत्र करते हैं। जो मलमूत्र होते हैं उनका धीरे होगा, वो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाएंगे तो मृदा जीवांश पदार्थों का निर्माण होगा। ये जो मृदा जीवांश पदार्थ है इसका अपघटन होने के बाद में ह्यूमस का निर्माण होता है। पेड़ पौधे और जीव जंतु के जो अवशेष है उनके अपघटन के बाद में जीवांश पदार्थ होते हैं। जीवांश का मतलब जीव का अंश। पेड़ पौधे की टहनी, पत्ते वगैरह, ये पेड़ पौधे की जो अवशेष है, जीव जंतु के जो अवशेष है उन्हें क्या करते हैं, जीवांश पदार्थ करते हैं। तो जीवांश पदार्थ है उनमें लगातार क्या होता है, अपघटन होता है। इस अपघटन के द्वारा क्या बनेगा, ह्यूमस का निर्माण होगा।
अब हम जीवाश्म पदार्थ का संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जीवाश्म पदार्थ में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक। जीवाश्म पदार्थों के संरचना में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। जीवाश्म पदार्थ की संरचना की बात करें तो जो जीवाश्म पदार्थ है वो दो भागों में बंटा हुआ है। पहले जो कार्बनिक पदार्थ जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, दूसरे हैं अकार्बनिक पदार्थ। चलिए अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो लगभग जो धातुएं सूक्ष्म पोषक तत्व है, घट पोषक तत्व जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब घट पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता ज्यादा होती है पेड़ पौधों को। उसके बाद में मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जितने भी धातुएं हैं वो पोषक तत्व है जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं है, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में। जैसे बात करें कैल्शियम, मिट्टी में कैल्शियम पाया जाता है, तो कैल्शियम की उपस्थिति के कारण मिट्टी की प्रकृति सारी होती है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हरिद्रावक का जो मुख्य हरिद्रावक में जो मुख्य धातु होती है वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है। सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम घट पोषक तत्व है, इसकी पेड़ पौधों को अधिक आवश्यकता होती है। लोहा, मैंगनीज, लोहा वैसे जीव जंतुओं में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका उनकी स्रोत होता है, लेकिन पेड़ पौधे में भी लोहे की आवश्यकता होती है। तांबा, इस प्रकार बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अब ये अकार्बनिक पदार्थ है, इसका मतलब इनमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा। ये देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, मैंगनीज, सारी की सारी धातुएं लगभग अकार्बनिक पदार्थों में जो पदार्थ होते हैं वो मुख्य तत्व क्या होती है, धातु होती है। इनका क्या होता है, पर्टिकुलर रूप असर रहेगा। ये प्रत्येक जो तत्व होता है वो पौधे के पर्टिकुलर पार्ट पे अपना इफेक्ट डालता है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे कि कमी से कुछ रोग होते हैं पेड़ पौधों में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, हम देखेंगे इनका एक पर्टिकुलर पार्ट पे, किसी का पत्ती पे, किसी का तने पे, किसी का जड़ पे, किसी का पत्ती के एक्सिस भाग पे, किसी के मध्य भाग पे, इनका क्या रहेगा, असर रहेगा। अब बात है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों को भी दो भागों में बांटा है, एक तो नाइट्रोजन युक्त, एक नाइट्रोजन रहित। कार्बनिक पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो, कुछ कार्बनिक पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है, कुछ में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होती है। इस आधार पर कार्बनिक पदार्थों को भी दो भागों में बांटा है। कार्बनिक पदार्थ को फिक्स दो भागों में बांटा गया है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक और नाइट्रोजन रहित यौगिक। बात करें नाइट्रोजन युक्त यौगिक की, इसको फिर दो भागों में बांटा गया है। इसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो जल में विलीय होते हैं, दूसरे जल में अविलीय होते हैं। ठीक है, जल विलेय की बात करें तो जल विलेय में तो नाइट्रेट, नाइट्रेट आ जाएगा, फिर आ जाएगा अमोनियम यौगिक, एमाइड, अमोनियम यौगिक और एमिनो अम्ल। ये जो जल विलेय है इसको ध्यान रखना है, जो नाइट्रेट है, एमाइड है, अमोनियम यौगिक है, एमिनो अम्ल है, क्योंकि हम पढ़ेंगे कुछ समय के बाद मिट्टी को अम्लीय से सारी बनानी होगी और सारी मिट्टी को अम्लीय मिट्टी में कन्वर्ट करेंगे। तो जो जल में विलेय पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, उनका मिट्टी मिश्रण होता है, वो मिट्टी में नीचे जाती है। ध्यान रखना, नाइट्रेट, एमाइड, अमोनियम यौगिक, एमिनो अम्ल ये जल में विलेय है। जबकि जल में अविलेय की बात करें तो पेप्टाइड्स,
प्रोटीन, केटोन्स ये जल में एल्डिहाइड होते हैं। पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और केटोन्स ये जल में एल्डिहाइड होते हैं। ध्यान रखना जल में एल्डिहाइड में ये भी आ सकता है कि नाइट्रोजन उसको नाम दीजिए तो जल में एल्डिहाइड होते हैं। पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और केटोन्स ये जल में एल्डिहाइड नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। ध्यान रखना पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, केटोन्स ये जल में एल्डिहाइड नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। जबकि नाइट्रेट, एमाइड, एमिनो यौगिक, एमिनो अम्ल ये जल में मिले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। एग्जांपल ध्यान में रखना आपको, ठीक है। इसके बाद में बात करें नाइट्रोजन रहित ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन रहित यौगिक इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ है लेकिन उसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन तो आधारित को कुछ होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद में दूसरा होता है कितने घुलनशील है वो, कितना घुलनशील। इत्र में तो वसा हो तो वसी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, इत्र में घुलनशील होते हैं। और तीसरा है लिग्निन। लिग्निन क्या होती है, जो पेड़ पौधों की बाहरी छाल नहीं होती क्या उसके निर्माण में लिग्निन का योगदान होता है। इत्र में घुलनशील, तो इत्र में वसा और वसा की यौगिक घुलनशील होते हैं। वसा व वसीय यौगिक, वसा और वसा की जो यौगिक होते हैं वो इत्र में घुलनशील होते हैं। बात से कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या आती है, शर्करा आ जाती है, स्टार्च आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है और हेमी सेलुलोज आ जाता है। अब नाइट्रोजन रहित यौगिकों की बात करें तो नाइट्रोजन रहित यौगिक भी तीन प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में जो शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज आदि आ जाते हैं। इत्र में घुलनशील वसा और वसीय यौगिक, इत्र में घुलनशील वसा और वसीय यौगिक होते हैं, इत्र में घुलनशील होते हैं। लिग्निन जो बाह्य पार्ट में होता है कोशिका भित्ति का जो सबसे बाहरी परत बनती है, जो छाल होती है वो किसके द्वारा निर्मित होती है, लिग्निन के द्वारा निर्मित होती है। अगर हम बात करें जीवाश्म पदार्थ की संतन की तो संतन में देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इन सब की शर्करा, स्टार्च की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो एक बार आप इसका संतन नोट देख लीजिए। जीवाश्म पदार्थ का संतन, जीवाश्म पदार्थ के संतन सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले बात करें हम स्टार्च की, तो स्टार्च की जो मात्रा होती है वो होती है 1 से 5%। स्टार्च की मात्रा 1 से 5% होती है। फिर बात करें सेलुलोज की, सेलुलोज की बात करें ये होता है 10 से 28%। फिर बात करें हेमी सेलुलोज की, तो हेमी सेलुलोज की मात्रा होती है 20 से 50% होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो स्टार्च को 1 से 5% पाया जाएगा, सेलुलोज 10 से 28%, हेमी सेलुलोज 20 से 25%। दूसरा बात इत्र में घुलनशील, इत्र में घुलनशील कौन से पदार्थ है, वसा या वसीय यौगिक, वसा है वसीय यौगिक, इसकी मात्रा भी 1 से 8% होती है। वसा और वसीय यौगिकों की मात्रा भी 1 से 8% होती है। ध्यान रखना हेमी सेलुलोज 20 से 50%, सबसे लार्जेस्ट मात्रा में होता है हेमी सेलुलोज, फिर सेलुलोज 10 से 28% मात्रा में। फिर लिग्निन है उसकी मात्रा अधिक होती है, लिग्निन भी 10 से 30% होता है। जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म पदार्थ में लिग्निन की मात्रा कितनी होती है, 10 से 30% तक होती है। तो प्रोटीन है वो लास्ट पदार्थ है जो 1 से 15% तक
मोटा जीवांश से पाया जाता है, लेकिन वो बाह्य परत बनाने के काम आता है। जीवांश पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं। अब इसके संबंध में बात करें तो इसमें चार प्रकार के पदार्थ हो गए। पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा वसा और उसकी होगी, फिर लिग्निन होगी, चौथी प्रोटीन होगी। तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज ये अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अगर फुल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो लगभग 80% के कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च 1 से 5% है, सेल्यूलोज की एक मात्रा 10 से 28% है, हेमीसेल्यूलोज की मात्रा 20 से 50% है। जबकि जो वसा और वसा की उसकी मात्रा 1 से 8% है, लिग्निन है वो 10 से 30% तक पाया जाता है, जबकि प्रोटीन है वो 1 से 15% तक पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ लेना और नोट्स बना लेना, इस प्रकार की दिक्कतों को आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बढ़ा दूंगा। और जो तीसरा लेसन मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, फिर आपको बाद में बताएंगे कि वो आपको पहले से पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, धन्यवाद।